अरे यार, ये कहाँ ले आए? इस बार तुम पर छोड़ा तो तुम इतने टूटे फूटे खंडर में ले आए। अरे अगर किला ही दिखाना था तो कोई ढंग का किला ढूंढते, कम से कम जर्जर हालत में तो ना होता। अमित किले को देख मुंह बनाता हुआ राजीव से बोला, अच्छे वाले किलों में तेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। वहाँ की सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है। बहुत सर्च मार के मैंने इस किले का पता लगाया है, जो भूतिया भी है और इसमें सिक्योरिटी भी नहीं है। यहाँ पर हम रात को आसानी से घूम सकते हैं। और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कहते हैं यहाँ हर अमावस्या को मौत का तांडव होता है। राजीव बोला, मेरी मम्मी ने तो आज सुबह ही अमावस के लिए पंडित जी की थाली निकाली थी। इसका मतलब अमावस आज ही है। विनय बोला, चलो इसका मतलब है कि आज कम से कम एक आध भूत से तो सामना हो ही जाएगा, वरना शायद हम खाली हाथ ही लौट जाते यहाँ से। कहकर अमित जोर से हंस पड़ा और उसके साथ सभी हंस पड़े और सब अंदर चले गए। सबने अपनी अपनी टॉर्च जलाई और उसी के सारे हर चीज को देखने लगे। किला जर्जर होते हुए भी शानदार लग रहा था। साफ पता चल रहा था कि किसी जमाने में बेमिसाल रहा होगा। राजीव सबको किले की कहानी सुनाने लगा। कभी इस किले ने बड़े शानदार दिन देखे थे, पर फिर यहाँ का राजा अचानक युद्ध हार गया और उसे बंदी बना लिया गया। जीतने वाले राजा ने बड़ी बेरहमी से न सिर्फ राजा बल्कि यहाँ की तकरीबन सारी प्रजा का कत्ल कर दिया। सिर्फ कुछ लोग ही छोड़े ताकि उन्हें अपनी चाकरी में लगा सके। उनका भी इतना बुरा हाल कर दिया था कि अगर वो मर जाते तो शायद बेहतर होता उनके लिए। और जब जीतने वाले राजा ने इस किले में रहना चाहा तो एक के बाद एक हादसे होते गए और लोगों के साथ हुई भयानक घटनाओं ने उसे समझा दिया कि जिन लोगों ने उसे बेरहमी से मारा था वो अभी भी यहीं हैं। अकाल मृत्यु के कारण किसी की भी गति नहीं हुई थी। डर के मारे राजा ने किला छोड़ने का निश्चय कर लिया, परंतु जाने से पहले रात ही उसके और उसकी पूरी सेना के ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण बाहर से नहीं हुआ था बल्कि किले के अंदर से हुआ था। कहते हैं उस रात इतना शोर मचा कि सुनने वालों के कान बहरे हो गए। राजा और उसके साथियों की चीखें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। वो रात अमावस की रात थी। तब से पूरा महीना वीरान पड़े रहने के बाद हर अमावस की रात इस किले में खूब शोर मचता है। वो प्रेत किले में आने वाले के सामने उसके डर के रूप में आते हैं। जिस चीज़ से ज़्यादा डर लगता हो वो उसी की शक्ल ले लेते हैं। आधा तो बंदा उनकी शक्ल देखकर ही मर जाता है। उन प्रेत के काम देखकर तो मौत खुद भी कांप जाती है। राजीव की बात सुनकर अमित बोला, तुम्हारी बात तो कहीं से भी सच नहीं लगती। यहाँ तो हवा भी शांत है। वो लोग किले में इधर उधर घूमते रहे, तभी उन्हें एक बंद कमरा सा दिखा। जाने किले के अवशेषों के बीच ये कमरा कैसे सलामत रह गया? दरवाजे पर सांकल लगी थी और फिर ऊपर से रस्सी लिपटी हुई थी। विनय ने जेब से छोटा सा चाकू निकाला और उससे रस्सी काट दी। जब उसने रस्सी को अच्छे से टॉर्च की रोशनी में देखा तो वो रस्सी नहीं, मौली थी। विनय ने उसे अपने चाकू के साथ ही जेब में वापस डाल लिया और कमरे की सांकल खोल दी। तीनों धीरे धीरे उस कमरे में घुसे और टॉर्च से सब ओर देखने लगे। कोने में एक जर्जर सा संदूक पड़ा था। राजीव ने आगे बढ़कर उस संदूक को खोल दिया। संदूक खोलते ही जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। तीनों ने तंग आकर अपने कान उंगलियों से बंद कर दिए, पर लेकिन शोर फिर भी बर्दाश्त के बाहर था। तभी राजीव को लगा जैसे उसके ऊपर कीड़े रेंग रहे हों। उसने टॉर्च अपनी साइड की तो बाकी उसके ऊपर सैकड़ों कीड़े चल रहे थे। वो बहुत बुरी तरह चिल्लाया और टॉर्च फेंककर अपने ऊपर के कीड़े हटाने लगा, पर कीड़े तो उसके मांस के अंदर तक घुस चुके थे। दर्द के मारे वो बिलबिलाए जा रहा था और देखते ही देखते कीड़े उसका पूरा शरीर चट कर गए। विनय और अमित तो ये देखकर पागल से हो गए। उन्होंने राजीव की हालत देखकर खूब उल्टियाँ की। वो उल्टे पांव कमरे से बाहर निकलने लगे, पर वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था, लेकिन वो अंदर आए थे दरवाजे से। तभी अमित की निगाह जमीन पर गई। राजीव के हाथ से टॉर्च गिरी। टॉर्च में पूरी जमीन सांपों से भरी हुई दिख रही थी। अमित को सांप से बहुत डर लगता था। उसकी गिग्गी बंध गई। देखते ही देखते अमित को सांपों ने पूरी तरह लपेट लिया और धीरे धीरे उसके शरीर को कसते चले गए। अमित के शरीर की हर एक हड्डी की चटकने की आवाज विनय ने सुनी। चीखों से गूंजते किले में अमित की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अमित का मृत शरीर जैसे धरती पर गिरा वैसे ही विनय ने अपने होश खो दिए। उसका दिल और दिमाग अब और कुछ सहन नहीं कर सकता था। धीरे धीरे रात बीत गई और किला खामोश हो गया। सूरज की रोशनी विनय के मुंह पर पड़ती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं।
वो इधर उधर देखता हुआ सोच में पड़ जाता है। तभी उसकी आंखों के आगे रात की सारी घटनाएं एक एक करके दौड़ जाती हैं। वो डर के मारे खड़ा हो जाता है और दरवाजे से बाहर भागकर किले से बाहर निकल जाता है। उसके निकलते वो दरवाज़ा फिर गायब हो जाता है। बिना बगैर रुके भागता चला जाता है, गिरता पड़ता लेकिन रुकता नहीं है। आखिर एक बस स्टॉप पर पहुंच जाता है और पहली बस जो भी थी उसमें चढ़ जाता है। अब जाकर उसकी सांस में सांस आती है। वो थक कर आँखें बंद करता है तो पिछली सारी बातें उसके दिमाग में फिर से घूमने लगती हैं। डर के मारे वो आंखें खोल लेता है। सारी बातों में बस उसे एक बात समझ नहीं आती कि आखिर वो बच्चा तो बचा कैसे। राजीव और अमित की दुर्गति के बाद तो उसका बचना बड़े अचरज की बात है। तभी कंडक्टर के आने पर वो टिकट खरीदने के लिए जेब में हाथ डालता है तो उसके हाथ में मौली आ जाती है। उसे देखते ही विनय समझ जाता है कि इसी कारण से वो आज जिंदा है और शायद उस कमरे के दरवाजे पर सिर्फ यही मौली बंधी थी। विनय को बड़ा डर लगता है कि जाने उस दरवाजे को खोलकर उसने सबके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। उसने घबराकर चलती बस से मौली नीचे फेंक दी और कंडक्टर को टिकट के पैसे देने लगा। पर यह क्या, वह कंडक्टर नहीं बल्कि प्रेत खड़ा था और देखते देखते पूरी बस उस किले वाले कमरे में बदल गई और अब सिर्फ शोर था और चीखें। अगर आपको आगे की कहानी सुनने के लिए अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करें। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।